यस। सो जो हमारा 6 चैप्टर हम शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस। अब देखिए लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है, सबसे पहले इसके नाम पे जाते हैं हम बच्चों। तो इसका नाम जो है लाइफ प्रोसेस, उससे आप क्या समझते हैं? कुछ आपको हिंट मिलता है? कुछ भी, एनीथिंग? जो प्रोसेसेस मतलब सर्वाइवल के लिए जरूरी है। राइट। तो बिल्कुल सही कहा आपने। लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जीने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेस की, तो लाइफ प्रोसेस में कुछ एग्जांपल्स अगर हम बात करें, तो क्या क्या एग्जांपल्स आप दे सकते हो? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जैसे रेस्पिरेशन, हम सभी जानते हैं। जो ह्यूमंस हो गए, जो और भी इवन सभी ऑर्गेनिजम्स हो गए, ईच एंड एवरी लिविंग सेल की अगर हम बात करें, तो रेस्पिरेशन सभी करते हैं, सभी लिविंग सेल्स, राइट। रेस्पिरेशन तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेस्पिरेशन से बनती है एनर्जी, और एनर्जी से जो सेल है वो ज़िंदा रहता है और साथ ही साथ दूसरे लाइफ प्रोसेस कर पाता है, राइट। दूसरा लाइफ प्रोसेस क्या हो सकता है? कोई ऐसा एग्जांपल? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, वेरी गुड। क्योंकि देखो रेस्पिरेशन तो बाद की बात है। पहले अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन नहीं करेगा, मतलब आई मीन उसके अंदर खाना नहीं जाएगा, तो वो कैसे रेस्पिरेशन करेगा? रेस्पिरेशन के लिए फूड तो चाहिए होता है ना, ग्लूकोज। तो न्यूट्रिशन हो गया, एंड देन डाइजेशन हो गया, जो कि न्यूट्रिशन का एक पार्ट है, सब पार्ट है। तो डाइजेशन हो गया। ब्रीथिंग हो गई, ब्रीथिंग होगी तभी तो रेस्पिरेशन होगी। तो बच्चों, ये जो सब हमारी, मैंने अभी जितने एग्जांपल डिस्कस किए, वो थे हमारे लाइफ प्रोसेस के कुछ एग्जांपल। और ये बात बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना कि लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, सिंपली जो इसका नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो प्रोसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ओके। अब इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो ये थोड़ी सी थ्योरी है जिसमें आपको ये बताया गया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे पता लगाते हैं कि लिविंग है या डेड है। तो वो आप पढ़ लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम मेन चीज़ पे आते हैं अपने। तो ये लाइफ प्रोसेस के बारे में पूरा आपको टॉपिक दे रखा है, ठीक है ना, कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। इवन आप जब कुछ भी नहीं कर रहे ना, तो भी आपके अंदर काफ़ी सारी लाइफ प्रोसेस चल रही होंगी, जैसे ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया बच्चों, जैसे आपके ब्रेन जो है वो आपके सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, सभी ऑर्गन्स को सिग्नल भेजता है क्या काम करना है, कैसे काम करना है, राइट। हाँ तो जी। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। और बेसिक कुछ चीज़ें हैं जैसे जो हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती हैं। और वो बेसिक चीज़ें क्या हैं? वो बेसिक चीज़ें हैं, आपके क्वेश्चन भी यहाँ पे आया हुआ है, मैं आपको दिखाई देता हूँ पहले कि व्हाट आर द रॉ आउटसाइड मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके लिए रॉ मटेरियल जो उसे बाहर से चाहिए, वो क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जो रॉ मटेरियल है वो बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, ग्लूकोज चाहिए होता है, एंड वाटर चाहिए होता है। ये बेसिक रॉ मटेरियल है जो हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं। क्या क्या? फिर से रिपीट करते हैं। ऑक्सीजन, मैं लिख देता हूँ, लिखने से क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। बेसिक रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहला ऑक्सीजन। आप सभी जानते हैं बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हो सकती है? नहीं। वेरी गुड। और ग्लूकोज का मतलब हो गया फूड, ठीक है ना। एंड देन थर्ड थिंग वाटर। ये तीन चीज़ें चाहिए ही चाहिए,
किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। तो बच्चों आप ये बातें ध्यान रखना है, ये तीन चीजें आप नोट कर लीजिए। बेसिक रॉ मटेरियल, आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस आप मानते हैं कि लाइफ मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है? तो कुछ एग्जांपल्स हम, जैसे मैं आपको बताऊं क्या क्या एग्जांपल्स हैं, कुछ लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल्स दे देते हैं। वैसे तो लाइफ प्रोसेस बड़ी सारी हैं, फिर भी कुछ एग्जांपल्स, जैसे न्यूट्रिशन, जैसे ब्रीथिंग, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी तो बहुत जरूरी है ना। ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि खाना तो हम बेटा मुंह से ही खाते हैं, लेकिन चाहिए वो पूरी बॉडी को होता है। तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक कौन पहुंचाता है? ब्लड। और ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, जिसका ये एक अलग पूरा चैप्टर है। इवन आपका 7 चैप्टर जो अगला है वो पूरा इसी पे बेस्ड है कि कैसे हमारी बॉडी में चीजें कंट्रोल होती हैं। देखो, कंट्रोल ना हो तो हमारी बॉडी चल नहीं पाएगी। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के केस में बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में मेनली मैं आपको बताऊं कौन करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बाकी और भी पार्ट्स होते हैं, बट स्टिल मेन पार्ट्स की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। लाइफ प्रोसेसेस में रिप्रोडक्शन भी आ सकता है। हाँ, रिप्रोडक्शन भी आ सकता है, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। लेकिन रिप्रोडक्शन में क्या रहता है, मैं आपको बताऊं, रिप्रोडक्शन जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एज अ स्पीशीज ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? होता क्या है कि अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो एक ऑर्गेनिज्म एज अ इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो इट्स नॉट अ इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस। इफ अ ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस देन इट्स ओके, ही विल नॉट डाई ऑफ कोर्स। उसके बिना ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। हाँ, न्यूट्रिशन नहीं होगा, ब्रीथिंग नहीं करेगा, रेस्पिरेशन नहीं करेगा, एक्सक्रीशन नहीं करेगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो वो ऑर्गेनिज्म मर सकता है। बट अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि वो इमिडिएटली मर जाएगा रिप्रोडक्शन ना करने से। सो इट इज नॉट अ कंपल्सरी प्रोसेस फॉर एन इंडिविजुअल, बट फॉर अ होल स्पीशीज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। क्यों? क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, आगे आने वाली कोई जनरेशन नहीं आएगी, ठीक है ना। मान लो शेर के बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा? शेर एक, आप कह सकते हो एक दिन वो हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, इंग्लिश में कहें तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन इज आल्सो लाइफ प्रोसेस एंड इट इज important फॉर द सर्वाइवल ऑफ द होल स्पीशीज, ठीक है ना। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ जी। मेन जो ये जो मैंने अभी तक आपको टॉपिक जो फटाफट स्किप करवाया बच्चों, ये टॉपिक आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। मैंने सोचा इस पर ज़्यादा हम टाइम समय ना लगाएं, तो हमने बेसिक चीज़ें आपको बता दी।
अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज न्यूट्रिशन। यहाँ से आता है हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूट्रिशन क्या है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, वो आपको मैंने बता दिया, वो आप उससे थोड़ा सा खुद से भी पढ़ेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम आते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बच्चों होता क्या है। तो न्यूट्रिशन, जैसा कि हमने अभी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस भी किया, जो भी हम काम करते हैं अपने ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, जैसे इवन मैं बोल रहा हूँ इसमें भी एनर्जी यूज हो रही है, मैं चलूंगा फिरूंगा पढ़ूंगा टीवी देखूंगा, सब चीजों में, इवन मैं सो भी रहा हूँ ना, तो भी मेरी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो रही है कॉन्टिन्यूसली। सो वी कैन से कि हमारी बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूसली एनर्जी यूज होती है। ठीक है, पहली बात। अब ये जो हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली एनर्जी यूज हो रही है, इस कॉन्टिन्यूसली एनर्जी जब यूज होती है तो कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड भी करनी पड़ेगी। तो हमारी बॉडी में एनर्जी बनती कहाँ से। हमारी बॉडी में आप जानते हैं एनर्जी बनती है रेस्पिरेशन के जरिए, लेकिन रेस्पिरेशन का एक रॉ मटेरियल होता है, आप जानते हैं फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा, वो है ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज कहाँ से आता है। वो ग्लूकोज होता है बच्चों, मैं आपको बताऊं, वो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस से। सो फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमारा ग्लूकोज बनता है। ठीक है, क्रिएट्स ग्लूकोज। तो बच्चों ये जो फोटोसिंथेसिस है ग्लूकोज बनाती है, ठीक है ना, ग्लूकोज बनाने की एक प्रोसेस है। बट आपको क्या लगता है फोटोसिंथेसिस कौन कौन कर सकता है। आपको क्या लगता है, आप कर सकते हो फोटोसिंथेसिस, करते हो। नहीं। वेरी गुड, नहीं करते। तो बच्चों जो फोटोसिंथेसिस है ये हर कोई नहीं कर सकता, हर ऑर्गेनिज्म के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो आप कह सकते हो जो फोटोसिंथेसिस है इट इज ओनली परफॉर्म बाय दोज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, विच हैव क्लोरोफिल, जिनके पास क्लोरोफिल होता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल पढ़े तो हमारे प्लांट्स, ठीक है। और कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जिनके पास ये आप कह सकते हो फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। तो बेसिकली आप कह सकते हो ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और वो ग्लूकोज बना सकते हैं। आई बात समझ में। But we as a human cannot perform photosynthesis because we do not have a chlorophyll. ये बात समझे। हाँ जी। ओके, सो मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन फिर ये आता है जब ग्लूकोज चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, ग्लूकोज चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए जिससे एनर्जी बनेगी, और ग्लूकोज हम खुद से नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते। तो हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड। तो हमको ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, या कह लो हमको खाना कहाँ से मिलता है। बता सकते हो। तो देखो मैं आपको बताऊं, तो दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं बच्चों। दो तरह के न्यूट्रिशन क्या है, एक हमारा है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक है हमारा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, हेटरोट्रोपिक भी पढ़ेंगे अभी हम। यहाँ पे कहीं होगा, फिलहाल ऑटोट्रोपिक के बारे में हम पढ़ लेते हैं, एक होता है हेटरोट्रोपिक भी होता है। ठीक है, तो वी एज अ ह्यूमन आर हेटरोट्रॉप्स, हम जो हैं वो हेटरोट्रॉप्स हैं। और हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते, उनकी एक खास बात होती है, हेटरोट्रॉप्स कैनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई हैव रिसीव्ड अ फोन कॉल। यस, तो हम थे कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो न्यूट्रिशन बेसिकली हम जैसे ऑर्गेनिजम्स अपनाते हैं जिनके पास आप कह सकते हो क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है ना,
तो वो ऑर्गेनिजम्स ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अपनाते हैं। और बेसिकली हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बेसिकली जो ऑटोट्रॉप्स खाना बनाते हैं ना, लाइक जो भी वो ग्लूकोज बना रहे हैं वो बेसिकली हेटरोट्रॉप्स ले लेते हैं उनसे। जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं, हम क्या करते हैं, हम फार्मिंग करते हैं, हम खाना उगाते हैं। बेसिकली फोटोसिंथेसिस पौधों के अंदर हो रहा है, लेकिन हम पौधे उगाते हैं और उनसे अपना खाना एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और फिर हम उस खाने को अपने बॉडी के अंदर डालते हैं और हमारी बॉडी के अंदर होता है डाइजेशन। और डाइजेशन उस खाने को कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल से सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में बेसिकली अगर हम ब्रॉडर टर्म्स की बात करें तो बच्चों डाइजेशन के अंदर हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है इज कन्वर्टेड टू सिंपल फूड, ठीक है ना। जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल फूड में, सिंपल फूड मटेरियल। और सिंपल फूड मटेरियल क्या है, हमारा ग्लूकोज, ठीक है। और ध्यान रखना इसके अंदर अभी हम डाइजेशन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि डाइजेशन के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या होता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं बच्चों वापस अपने टॉपिक की तरफ। तो हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक हमने पढ़ा जैसे हम हैं, और ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स के अंदर बेसिकली ग्रीन प्लांट्स आते हैं और कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो खुद से खाना बना पाते हैं, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। अब ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, या कह लो आप कह सकते हो फोटोसिंथेसिस जो हो रही है उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं मैं आपको बताऊं। तो जो बच्चों फोटोसिंथेसिस होती है ना, उसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है, क्या क्या चीज जरूरी है, कोई बता सकते हैं। सबसे पहला चीज है सनलाइट। सनलाइट के बिना बच्चों फोटोसिंथेसिस हो सकती है, नहीं। नहीं। दूसरी चीज क्या जरूरी है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तीसरी चीज क्या जरूरी है, वाटर। पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो कैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना। और कोई है, मिस हो गई कोई चीज मुझसे, एक चीज और है, बता कार्बन सकते। डाइऑक्साइड। वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो भी बच्चों फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए चार चीजें चाहिए, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये चारों चीजें हो जाती हैं हमारी फोटोसिंथेसिस हो जाती है एंड देन फूड प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बेसिक नीड्स है ये। अब आते हैं हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आगे की तरफ, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको चाहूंगा कि आप अपनी नोटबुक्स में हाईलाइट कर लें। देखिए होता क्या है ना, एक वर्ड है ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपनी बुक में हाईलाइट कर लें और इसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए ग्लाइकोजन है क्या, ये ग्लाइकोजन बच्चों एक ऐसा आप कह सकते हो केमिकल फॉर्म है जो हमारी बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के अंदर यूज नहीं होता तो वो स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है और ये हम जब आप कह सकते हो कि हमें खाना नहीं मिलता किसी XYZ रीजन से, तो ये ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा एंड देन ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर डूइंग रेस्पिरेशन, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है, ठीक है ना। तो ये बात बच्चों आप ध्यान रखना कि ग्लाइकोजन क्या है, और इससे क्वेश्चन आ भी जाता है। और वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, वो क्वेश्चन होता है कि जो हम फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो आपको ध्यान रखना है ग्लाइकोजन,
और सेम चीज प्लांट्स के अंदर भी होती है, ये उसका वर्ड है स्टार्च। प्लांट्स के अंदर भी बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज की ही बात हो रही है, जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर मतलब आई मीन यूज नहीं हो पाता है उस मोमेंट पे और वो स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में, वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? वो स्टोर होता है बच्चों स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, तो द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट इमीडिएटली यूज्ड आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस नहीं मिल पाती बच्चों, मान लो सनलाइट नहीं है या हमने जो हमारा प्लांट था उसे उठा के अंधेरे कमरे में रख दिया है किसी वजह से, या उसके अंदर पानी नहीं डाला, तो फोटोसिंथेसिस जब नहीं हो पाएगी तो वो क्या करेगा प्लांट, जो उसकी बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर पहले से स्टार्च है ना, जो प्लांट बॉडी के अंदर पहले से स्टार्च है वो उसे वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और उसको यूटिलाइज कर लेगा। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, प्लांट्स जो होते हैं ना वो दोनों चीजें करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो दोनों चीजें करते हैं, परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन। ठीक है, प्लांट जो होते हैं बच्चों वो दोनों चीजें करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं। ठीक है, बट आप जानते हैं प्लांट सेल्स के अंदर ज्यादातर सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, तो इसलिए प्लांट के अंदर एनर्जी नीड्स कम होती हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ द सेल्स इन प्लांट्स आर डेड, दैट्स व्हाई देयर एनर्जी नीड्स इज लेस। ओके, तो उनकी एनर्जी नीड लेस होती है, जिस वजह से बच्चों उनके अंदर रेस्पिरेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस्पिरेशन करते नहीं। प्लांट्स के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, फोटोसिंथेसिस भी होती है, रेस्पिरेशन भी होती है। ठीक है, बट उनकी एनर्जी नीड कम है इसलिए रेस्पिरेशन कम करते हैं, इसलिए उनके अंदर ज़्यादातर ग्लूकोज बचा रह जाता है जिसे ह्यूमंस और अदर ऑर्गेनिजम्स खा लेते हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता, ये मिथ होता है, बच्चों को पता नहीं होता, तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बात, स्टार्च का कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चों? स्टार्च क्या चीज होती है? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो डायरेक्टली मतलब एज इट इज फॉर्म में वो नहीं हो सकता स्टोर? नहीं, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर। तो जब प्लांट के पास फोटोसिंथेसिस करने के मौके नहीं होते तो वो क्या करता है, उस स्टोर्ड फूड को, जिसे हम स्टार्च कह रहे हैं, उसे वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके रेस्पिरेशन कर लेता है। ठीक है। हमारी बॉडी में भी स्टोरेज होता है फूड का ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है। ठीक है ना, जब मान लो ह्यूमंस को खाना नहीं मिलता तो ऐसा थोड़ी है कि एकदम से मर जाते हैं लोग, नहीं, कुछ दिन तक तो वो खाने के बिना जिंदा रह सकते हैं ना, 1 2 3 दिन 4 दिन, फिर उसके बाद जाके हालत खराब होती है। लेकिन जब तक थोड़ा मोटा उनकी बॉडी में ग्लाइकोजन बचा रह जाता है तब तक वो जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब ये हमारी जो फोटोसिंथेसिस है बच्चों, उसकी ये रिएक्शन है, रिएक्शन फॉर्म में, दैट 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर reacts in the presence of sunlight and chlorophyll and gives glucose, 6 molecule of oxygen and 6 molecule of water. ठीक है, तो ये बच्चों आप ध्यान रखना है, फोटोसिंथेसिस की आप कह सकते हो रिएक्शन है, आपको कभी एग्जाम में आ जाए तो आप लिख सकोगे। ठीक है, ये तो रेस्पिरेशन के रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। हाँ राइट, ये बहुत अच्छी आपने ऑब्जर्वेशन निकाली। तो आप यूं भी कह सकते हो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जस्ट अपोजिट है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? रेस्पिरेशन के अंदर होता है हमारा ग्लूकोज एज अ रिएक्टेंट और कार्बन ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट, मतलब ये तीन चीजें रिएक्टेंट होती हैं, इनसे बनता है हमारा एनर्जी, और साथ साथ निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है ना, इसमें उल्टा होता है बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल होता है और निकलता है ग्लूकोज। तो यूं कह सकते हो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी।
ठीक है, ये कुछ स्टेप है फोटोसिंथेसिस के जो आप पढ़ लेना। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, फिर उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है जिससे पानी के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाते हैं, एंड देन फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप्स हैं, ये आपको ये ध्यान रखने हैं। तो ये आप थोड़ा सा रीड कीजिएगा, कोई डाउट हो पूछिएगा। अब हम आते हैं अपनी मेन एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 6.1 की तरफ। ठीक है, तो 6.1 एक्टिविटी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप देख लें अभी तक जितना हमने पढ़ा है, और कोई डाउट हो तो पूछ लें, फिर हम 6.1 शुरू करते हैं। तो आप थोड़ी सी सेल्फ रिवीजन करेंगे बच्चों, थोड़ा सा पढ़ेंगे कुछ। मैं आपको 10 मिनट्स दे रहा हूँ, 10-15 मिनट्स, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो। आप पीछे का जितना है वो पढ़िए, कोई डाउट है पूछिए, फिर हम उसके आगे 6.1 पे जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप पिछला पढ़ लें। ओके, ठीक है।